हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आज का ये प्रैक्टिस सेट बीपीओ के एग्ज़ाम में जो पेपर आया था वहाँ से कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लिया गया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा था कि डेटाबेस सिस्टम के बारे में कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन पूछा था, कौन सा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि डेटाबेस सिस्टम के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं, वो कौन सी बात गलत है जो ऑप्शन में दिया था उसको भी देखेंगे। फिर इसके बाद जानेंगे कि डेटाबेस सिस्टम है क्या। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो आप भी इस बात को याद रखेंगे। पहला बिंदु क्या कह रहा है? रिलेशनल डेटाबेस निश्चित स्कीमा के साथ तालिकाओं में डेटा संग्रहित करते हैं। ये बात डेटाबेस के बारे में ठीक है। अब ये रिलेशनल डेटाबेस है क्या, इसको बाद में जानेंगे। इस बात को याद रखेंगे, रिलेशनल डेटाबेस निश्चित स्कीमा के साथ तालिकाओं का मतलब टेबल में डेटा संग्रहित करते हैं। ये बात सही है, याद रखेंगे। इसके बाद याद रखेंगे नो एसक्यूएल डेटाबेस असंरचित डेटा को संभालने के लिए उपयुक्त होते हैं। ये भी बात ठीक है। नो एसक्यूएल क्या है, इसको भी बाद में जानेंगे। क्लियर है? तीसरा बिंदु याद रखेंगे, एसक्यूएल एक मानकीकृत भाषा है। ठीक है, एसक्यूएल क्या है? एक भाषा है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को प्रबंधित यानी कि मैनेज करने के लिए किया जाता है। ये भी बात ठीक है। ये तीनों ही बिंदु डेटाबेस के बारे में बिल्कुल सही है, इस बात को याद रखेंगे। वो ऑप्शन में क्या दिया गया था, जो आंसर था, सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पर ये कहा है, यानी कि ये बात गलत है। इसमें क्या होगा, जब एक ही उपयोगकर्ता एक्सेस किया जा सकता है, जब ये बात गलत है तो इसका मतलब क्या है? इसका उल्टा होगा, यानी कि इसमें मल्टीपल यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस में कई सारे उपयोगकर्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, केवल एक ही यूजर उपयोग नहीं कर सकता, एक से अधिक लोग कर सकते हैं। क्लियर है? ये डेटाबेस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका शॉर्ट नेम डीबीएमएस है। डीबीएमएस की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, जिसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब डेटाबेस को समझने से पहले हमें कुछ टर्म समझने होंगे जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि हम इसको यहीं तक छोड़ सकते थे, लेकिन हमें फील हुआ कि नहीं, मन नहीं माना तो बहुत ज़्यादा और इंफॉर्मेशन लेकर आए। तो समझते हैं। हालांकि डेटाबेस अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग समराइज पढ़ेंगे ताकि आप ये सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ये समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा है क्या। ये डेटा या डाटा होता क्या है, पहले ये समझेंगे। तथ्यों और सूचनाओं का आरंभिक संकलन डेटा कहलाता है। समझ रहे हो? किसी भी फैक्ट या इंफॉर्मेशन का जो रॉ फैक्ट्स होते हैं या आरंभिक संकलन आपका डेटा कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें, वह तथ्य जिसका स्वयं कोई विशेष अर्थ नहीं होता परंतु एक निश्चित मान होता है, उसे हम डेटा कहते हैं। अब इसे हम सिंपल भाषा में समझें। जैसे कि रॉ फैक्ट का मतलब क्या है? जैसे कि आप घर बनाना चाहते हैं, घर वाला एग्जांपल लेंगे, तो आपके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, सीमेंट, बालू, है ना? इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ये अपने आप में इनका यूज़ नहीं है, जब ये एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इनका इस्तेमाल होता है। तो क्या है कि वो रॉ फैक्ट, जो प्रारंभिक जानकारी हम इकट्ठा करते हैं, वो हमारी क्या होती है, वो हमारा डेटा होता है। ठीक है, जब ये डेटा को हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये इंफॉर्मेशन बन जाता है। ऐसे याद रखेंगे। ठीक, ये डेटा क्या हो सकता है? डेटा एक संख्या हो सकती है, कोई अक्षर भी डेटा हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी डेटा हो सकता है, कोई चित्र, कोई ध्वनि आदि, ये सब डेटा हो सकते हैं। क्लियर है? तो डेटा होता क्या है, ये समझ में आया। डेफिनेशन पूछी जा सकती है। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। कंप्यूटर में डेटा के कितने प्रकार होते हैं? कंप्यूटर में हम किस को डेटा मानते हैं, ये अगर हम देखें तो जितने भी आपके संख्यात्मक डेटा होता है, आपका न्यूमेरिकल डेटा आपका एक डेटा होता है टाइप, अक्षर डेटा होता है, अल्फ़ाबेटिक डेटा होता है, ध्वनि डेटा होता है, रेखा चित्र डेटा होता है और वीडियो, ये सभी आपके क्या एक डेटा का टाइप है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ जानेंगे, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। सूचना उपयोगी डेटा का समूह होता है। जो हमारा डेटा होता है उसका समूह ही हमारा सूचना होती है। ठीक है, जो डेटा के विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त किया जाता है। हमारा जो डेटा रॉ फैक्ट है,
उनमें से हम जो हमारी इम्पोर्टेंट जो हमारा डेटा होता है वो आपका आगे चलकर इंफॉर्मेशन बन जाता है। और कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डेटा को ही तो कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। याद रखें, कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में करता है। डेटा को हम लोग एज अ इनपुट डालते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हम जो डेटा डालते हैं वो इनपुट की तरह डालते हैं, और हमें जो आउटपुट मिलता है कंप्यूटर द्वारा वो हमारा इंफॉर्मेशन होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं डेटाबेस क्या है। ये डेटाबेस है क्या, ठीक है, समझते हैं। किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक स्थान पर संग्रहित एक समान, ध्यान देना, किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक स्थान पर संग्रहित यानी कि स्टोर एक समान तथा आपस में संबद्ध डेटा को हम डेटाबेस कहा जाता है। क्लियर है? ऐसा डेटा जो एक दूसरे से लिंक करता हो और एक समान हो, किसी एक जगह उसको कंपाइल करना, एक जगह स्टोर करना आपका डेटाबेस कहलाता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगी। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो किसी स्कूल को आप ले लो, किसी स्कूल में आप कक्षा 5 के सभी बच्चों का डेटा, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट क्लास 5 के हैं, तो ये एक जैसे ही तो डेटा होगा, एक दूसरे से लिंक होगा, तो इस प्रकार से ये डेटा आपका डेटाबेस कहलाता है। ठीक है? और ये बड़ी-बड़ी कंपनियों में ये हेल्प करता है, आसानी होती है डेटा फाइंड करने के लिए, है ना? तो ये आपका डेटाबेस क्या होता है आप समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फैक्ट है, याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अपडेशन क्या होता है? अपडेशन का मतलब क्या है ये अगर हम जाने, तो अपडेशन का मतलब होता है समय समय पर किसी फाइल में डेटा का जोड़ना, डेटा का मिटाना या डेटा को हटाना आपका अपडेशन कहलाता है ना? जैसे कि हमारी कोई फाइल है, कोई नया अपडेट आया, उसको हमें जोड़ना है, कुछ चीज़ को हटाना किसी फाइल से, तो वो आपका अपडेशन कहलाता है। इस टर्म को याद रखेंगे। नेक्स्ट टर्म याद रखेंगे, बेस टेबल क्या है? ये बेस टेबल क्या है? बेस टेबल ऐसी तालिका या ऐसी टेबल होती है जिसके डेटा को दूसरी तालिका में नहीं परिवर्तित किया जा सकता। नाम ही अरब बेस, है ना? तो वो बेस है, उसको कोई हिला ही नहीं सकता। तो ऐसी तालिका, ऐसी टेबल जिसके डेटा को हम दूसरी टेबल में नहीं परिवर्तित कर सकते, वो आपका बेस टेबल कहलाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है? में नए पंक्ति को तालिका में जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इंसर्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। पूछा जा सकता है कि आप अगर एसक्यूएल में कोई नई पंक्ति जोड़ना चाहते हैं या कोई न्यू रो जोड़ना चाहते हैं, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इंसर्ट कमांड के माध्यम से हम लोग नई टेबल में नई रो जोड़ सकते हैं एसक्यूएल में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, डेटाबेस से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, याद रखेंगे। डीएमएल का मतलब है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ का हेर फेर करना, ठीक, हेर फेर करना, उलट फेर करना। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आपका डीएमएल होता है। मैं डीसीएल की बात करें तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्लियर है? बाकी अगर हम डेटाबेस की प्रकृति को जाने कि डेटाबेस आखिर होता क्या है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आएगा और यहाँ से ही ऐसे ही जगह से पूछे जाते हैं। डेटाबेस की अगर हम प्रकृति की बात करें, प्रकृति का मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो डेटाबेस में डेटा की पुनरावृत्ति न्यूनतम होनी चाहिए। यदि आप कोई डेटाबेस बना रहे हैं तो आप उसमें किसी भी डेटा को बार-बार नहीं लिखेंगे। ये उसकी एक स्पेशलिटी होती है, याद रखेंगे, ठीक है? डेटा बार-बार रिपीट नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखेंगे। डेटाबेस में डेटा विसंगति मतलब डेटा इनकंसिस्टेंसी नगण्य होनी चाहिए। डेटा विसंगति क्या होता है? डेटा विसंगति का मतलब होता है कि माना कि किसी एक ही चीज़ 2 अलग-अलग परिस्थिति में अलग-अलग वैल्यू दे, ठीक है? तो वो आपका डेटा इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, है ना? तो एक ही चीज़ 2 जगह अलग-अलग कैसे हो सकती है? तो एक ही चीज़ का 2 जगह अलग-अलग मान होना आपका डेटा विसंगति कहलाता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये डेटाबेस की एक प्रकृति है। डेटा विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा अलग-अलग उद्देश्यों में प्रयोग के लिए उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है? डेटा ऐसा होना चाहिए जितने भी अलग-अलग आपके यूज़र हैं, वो अलग-अलग उद्देश्य के लिए प्रयोग करें, ना कि सभी लोग एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है? ये बात याद रखेंगे। डेटा का प्रत्येक मान एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए।
ठीक है? जितना भी डेटा है उसकी वैल्यू सभी एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। पता लगा एक जैसा ही कर दिया सब, तो डेटा समझ में ही नहीं आएगा ना, डेटाबेस आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इसके मेन फीचर है, याद रखेंगे। बाकी डेटा की अगर हम हायरार्की की बात करें, डेटा का पदानुक्रम देखें, तो सबसे पहले होता है आपका बिट, ये इस तरह से चलेगा। फिर होता है आपका कैरेक्टर, है ना? डेटा की अगर हम पदानुक्रम देखें, तो सबसे पहले आता है बिट, बिट मिलकर बनाता है कैरेक्टर, फिर होता है आपका फील्ड, फिर होता है आपका रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। सीक्वेंस को याद रखेंगे। बिट की अगर हम बात करें, तो डिजिटल डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? डिजिटल डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, इस बात पे याद रखेंगे। कैरेक्टर की अगर हम बात करें, तो 8 बिट या 1 बाइट मिलकर एक कैरेक्टर बनाता है। याद रखेंगे क्या? एक कैरेक्टर बराबर होता है 8 बिट या 1 बाइट। कैरेक्टर वह सबसे छोटी इकाई है जिसे मनुष्य समझ सकता है। मनुष्य के द्वारा सबसे छोटी इकाई समझे जाने वाली कौन सी? कैरेक्टर। जबकि बिट और बाइट को कंप्यूटर समझता है 0 और 1 फॉर्म में, इसको तो मनुष्य नहीं समझता। याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस के भाग। ये जो डेटाबेस है उसका कौन कौन से भाग होते हैं, याद रखेंगे। डेटाबेस के 4 भाग होते हैं। एक्चुअली दरअसल क्या है कि ये मेनली माइंड में चीजें सेट होनी चाहिए। इतना कुछ पता होगा तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। डेटा के भाग में डेटा के 4 भाग होते हैं। डेटाबेस में आपका डाटा होना चाहिए, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है और यूजर होता है, ठीक है। तो डेटाबेस के 4 भाग होते हैं, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। अगेन यूजर के 3 भाग होते हैं। यूजर को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड सिस्टम एनालिस्ट एनालिस्ट होता है और इंड यूजर होता है। ये यूजर के प्रकार हैं, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम डीएमएस की बात करें, सॉरी डीबीएमएस की बात करें, तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म आप जानते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये है क्या? डीबीएमएस आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, इस बात को याद रखेंगे। इसका उपयोग डेटाबेस बनाने व प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। तो डीबीएमएस एक इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम लोग डेटाबेस बनाने में करते हैं और डेटा को मैनेज करने में करते हैं। याद रखेंगे। डीबीएमएस के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आ जाते हैं, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा डीबीएमएस का एक उदाहरण है, या कौन कौन से हैं या नहीं है। माई एसक्यूएल आपका डीबीएमएस का एक एग्जाम्पल है। ओरेकल इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। तो ओरेकल आपका एक डीबीएमएस है, याद रखेंगे। पोस्टर एसक्यूएल आपका डीबीएमएस है। एसक्यूएल सर्वर आपका डीबीएमएस है। एमएस एक्सेस ये भी इंपॉर्टेंट है। एमएस एक्सेस आपका क्या है? एक आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एमएस एक्सेस आपका डीबीएमएस है, याद रखेंगे। बाकी मोंगो डीएम आपका क्या है? मोंगो डीएम आपका डीबीएमएस है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये जो टर्म आया था, हम लोगों ने देखा था कि एसक्यूएल है क्या, ठीक। एसक्यूएल आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, याद रखेंगे। एसक्यूएल की फुल फॉर्म की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जिसे हम कहें संरचित क्यूरी भाषा हिंदी में कहते हैं। तो एसक्यूएल आपकी क्या है? एसक्यूएल आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। अब आप ये समझ चुके हैं कि एसक्यूएल का संबंध किससे है? हमारा डेटाबेस से है, ठीक। तो अब जब आप आंसर मारेंगे एसक्यूएल को, तो आप डेटाबेस समझकर मारेंगे। देखा, एक प्रश्न ऐसा मिलेगा, आप आराम से कर सकते थे अगर आपको पता भी ना होता। बस एसक्यूएल आपको पता है कि डेटाबेस से संबंधित है। एसक्यूएल क्या है? आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, याद रखेंगे। ये आपका रिलेशनल डेटाबेस में, देखो क्लियर हुआ, रिलेशनल डेटाबेस में डेटा के एक्सेस, नियंत्रण तथा प्रबंधन का कार्य करता है। किसमें? रिलेशनल डेटाबेस में। अब ये रिलेशनल डेटाबेस वहां पर भी मिला था, यहाँ पर भी मिला था, इसको बाद में जानेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि एसक्यूएल आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को एक्सेस करता है, नियंत्रण करता है और उसको मैनेज करता है। क्लियर है? तो एसक्यूएल का मतलब क्या है? डेटा को एक्सेस करना, उसको कंट्रोल करना और उसको मैनेज करना एसक्यूएल का काम है। इतनी बात को याद रखेंगे। और ये किस चीज में करता है? ये आपका किस प्रकार के डेटाबेस में करता है? ये रिलेशनल डेटाबेस में करता है, ऐसे याद रखेंगे। क्लियर है? ये भाषा प्रोग्रामर को निर्धारित करने में भी सहायता करता है, ठीक है। ये लैंग्वेज प्रोग्रामर की भी हेल्प करता है। इसका ओरिजिनल वर्जन, अब एसक्यूएल का ओरिजिनल वर्जन जो है वो आईबीएम कंपनी द्वारा वर्ष 1970 में बनाया गया था। इतने बिंदु इसके बारे में याद रखेंगे। बाकी अगर हम एसक्यूएल की विभिन्न प्रोसेसिंग क्षमताएं देखें, ये भी याद रखेंगे कि एसक्यूएल की क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या ये कार्य कर सकता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है,
डीडीएल इसकी एक क्षमता है, याद रखेंगे। बाकी इसके बारे में क्या है, हम पीडीएफ आपको लगा देंगे डीडीएल क्या होता है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ाते तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इतना याद रखेंगे कि एसक्यूएल की एक क्षमता है आपकी डीडीएल। डीडीएल की फुल फॉर्म क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये आपका एसक्यूएल की एक लैंग्वेज है, याद रखेंगे। आईडीएमएल, एमएल का मतलब है इंटरेक्टिव डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये एसक्यूएल की एक क्षमता है। ये लेन-देन को नियंत्रित करता है, इंपॉर्टेंट। एसक्यूएल क्या करता है, लेन-देन को नियंत्रित करता है, इस बात को याद रखेंगे। एसक्यूएल भाषा का उपयोग प्रोग्रामिंग भाषा में भी किया जाता है। जो एसक्यूएल भाषा है, इसका उपयोग हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जैसे कोबोल, पास्कल, है ना? ऐसे सी प्लस प्लस, जावा, इनमें भी हम एसक्यूएल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एसक्यूएल भाषा में प्रयोग होने वाले कमांड। एसक्यूएल भाषा में कौन-कौन से कमांड प्रयोग होते हैं? दरअसल प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन-सा एसक्यूएल का एक कमांड है, ऐसा पूछा जा सकता है। या निम्न में से कौन-सा कमांड नहीं है। तो ये 4 आप याद रखेंगे। डीडीएल आपका एसक्यूएल का एक भाषा कमांड है, और डीडीएल का मतलब आप जानते हैं कि डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज, पहले भी बता चुके हैं। डीएमएल आप इसका एक कमांड है। डीएमएल का मतलब है डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। डीसीएल का मतलब है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल का मतलब है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब आप ये समझे, ये चारों ही की चारों आपकी लैंग्वेज हैं। ये चारों ही की चारों लैंग्वेज किससे संबंधित है, एसक्यूएल से। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न मिलता है तो आप एसक्यूएल से आंसर मारेंगे। एसक्यूएल नहीं होगा तो एसक्यूएल तो आपका डेटाबेस से संबंधित है, यानी कि इन सबका संबंध कहीं ना कहीं डेटाबेस से है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब जो शब्द बार बार आ रहा था, रिलेशनल डेटाबेस, ये रिलेशनल डेटाबेस है क्या? आप जानते हैं कि डेटाबेस तो आपका एक डेटा का कलेक्शन है जहाँ एक साथ हो। तो ये रिलेशनल क्या है, ये देखते हैं। ऐसा डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस ऐसा डेटाबेस है जो डेटा को तालिका में व्यवस्थित करता है। किसमें करता है, तालिका। तालिका का मतलब एक टेबल के फॉर्म में व्यवस्थित करता है डेटा को। कौन? रिलेशनल डेटाबेस। जहां पर प्रत्येक तालिका एक इकाई, जैसे ग्राहक या उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है। हर एक तालिका ये आपका इस तरह से ये एक विशेष प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर कहीं ग्राहक लिखा होगा, किसी में उत्पाद लिखा होगा, तो एक एक अपना ये इंडिकेट करती है, एक जैसे नहीं होती हैं, ठीक है। अब इन जो तालिका में है, पंक्तियां व्यक्तिगत रिकॉर्ड प्रतिनिधित्व करती हैं। पंक्तियां किसको, कौन सा रिकॉर्ड व्यक्त करती हैं, व्यक्तिगत रिकॉर्ड करती हैं, व्यक्त, ठीक है। वहीं कॉलम या स्तंभ की बात करें, ये संस्थाओं की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती हैं। याद रखेंगे ये रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। एक टर्म आया आपका आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने पॉइंट समझने से आप डेटाबेस आपके माइंड में समझ में आया होगा कि होता क्या है। अगला प्रश्न पूछा था, एमएस एक्सेल में एक्स लुकअप और बी लुकअप के बीच मुख्य अंतर क्या है? ये लिखा है, एक्स लुकअप क्या होता है, बी लुकअप क्या होता है, एच लुकअप क्या होता है। कल की क्लास में हमने इसको डिटेल में बताया है। तो एक्स लुकअप का मतलब हमने कल भी बताया था कि ये आपका किसी भी डेटा को हॉरिजेंटल और वर्टिकल और रिवर्स, ये दोनों ही प्रकार से इसको खोज करता है। तो एक्स लुकअप रिवर्स और हॉरिजेंटल लुकअप की अनुमति देता है, ठीक है भाई। बी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, ये केवल वर्टिकल लुकअप की अनुमति देता है, ये याद रखेंगे। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजेंटल लुकअप, ये केवल हॉरिजेंटल लुकअप की अनुमति देता है, ठीक है। हाँ, इससे पहले वीडियो में ये बताया है, इंपॉर्टेंट है, आप वहां पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि अभिकथन दिया है और कारण दिया था, ठीक है। इसको देखते हैं। विंडोज सिस्टम रीस्टोर सुविधा, ये एक फीचर है, एक सुविधा है। क्या? विंडो सिस्टम रीस्टोर एक सुविधा होती है। ये क्या, इसमें क्या होता है, विंडोज सिस्टम रीस्टोर में क्या होता है, ये अगर हम देखें तो ये व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है। ये बिल्कुल बात सही है, अभिकथन अपने आप में ठीक है। विंडो सिस्टम रिस्टोर में ये फैसिलिटी हमको मिलती है कि आपकी ये फाइलों को परिवर्तित नहीं करती है, बाकी ये पूर्ववत ही उसको रहने देता है और सिस्टम को ऑन कर देती है। कारण क्या है? यह निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रीस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है। ये भी बात अपने आप में ठीक है, ठीक है। ये रीस्टोर पॉइंट बनाती है जिसका नाम है स्नैपशॉट, ठीक है।
तो यहाँ पर याद रख लेंगे, ये अभिकथन भी अपने आप में ठीक है और कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की व्याख्या भी करता है। क्लियर है? इसको यहाँ से याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर ये याद रखेंगे कि विंडो सिस्टम रीस्टोर के बारे में याद रखेंगे कि क्या इसकी बातें हैं। अब इसी बात को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो यहाँ से अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि विंडोज सिस्टम रीस्टोर है क्या। यह एक ऐसी सुविधा है, विंडोज सिस्टम रीस्टोर एक ऐसी सुविधा है जो आपके अपने कंप्यूटर की सिस्टम फाइलों और सेटिंग को पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है, जिसे अक्सर हम रीस्टोर पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, आप पिछली स्थिति में ला सकते हैं इसको रीस्टोर करके। ये अनिवार्य रूप से आपको अपनी व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना हाल के परिवर्तन को पूर्ववत करने की अनुमति देता है। याद रखेंगे, यहाँ से समझ में आया होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था कुछ साइबर सुरक्षा हमले हैं और उनका तरीका क्या है, हमले के प्रकार और वो हमले का प्रकार कैसा होता है, ये यहाँ पर पूछा था। फिशिंग की बात करें, इससे पहले भी ये प्रश्न में करा दिया है कल वाले सेट में। फिशिंग की अगर हम बात करें, फिशिंग का मतलब होता है, फिशिंग आपका एक साइबर सुरक्षा हमला है। इसमें क्या होता है, क्रेडेंशियल चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजे जाते हैं। तो फिशिंग में क्या होता है, क्रेडेंशियल चुराना होता है तो आपको एक भ्रामक ईमेल भेजे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करें तो एसक्यूएल का इंजेक्शन लगा दिया है ना। एसक्यूएल का मतलब क्या था, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इंजेक्शन लगा दिया है। तो इसका मतलब ये है आपका डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाना। ठीक है, डेटाबेस की अब यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। एसक्यूएल का मतलब क्या है, हमने क्या बताया, एसक्यूएल आपका किससे संबंधित है, डेटाबेस से संबंधित है। तो ऑप्शन में आप डेटाबेस देखकर ही बता सकते थे एसक्यूएल का संबंध डेटाबेस से। ये फायदा होगा कुछ चीजें ज्यादा पढ़ने से। ठीक है, तो डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन एक आपका साइबर अटैक है। मैं अब रैंसमवेयर की बात करें तो रैंसमवेयर में आप डेटा एनक्रिप्ट करना और भुगतान की मांग करना रैंसमवेयर में होता है। भाई मैन इन द मिडल की बात करें तो दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करना, मैन इन द मिडल ही ना हमारा दो पक्षों के बीच। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था एआई के बारे में कौन से कथन गलत हैं। तो पहले हम जानते हैं कि एआई के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं और एआई के बारे में कौन सी बात गलत है, वो यार हम लोग जानते हैं। पहले तो एआई की फुल फॉर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। एआई का उपयोग, आप जानते हैं कि एआई का उपयोग आजकल हम लोग हर जगह कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और लगभग हर जगह एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई का उपयोग वित्तीय संस्थाओं में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, ये बात ठीक है। एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों की निजीकृत करने में मदद कर सकता है, ये भी बात ठीक है। अगला पॉइंट ये दिया था कि एआई सिस्टम और डीप लर्निंग समानार्थी हैं। नहीं, एआई सिस्टम अलग है और डीप लर्निंग अलग है। तो ये बात गलत है, यानी कि एआई सिस्टम और डीप लर्निंग समान नहीं होती है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी एआई के अगर हम कुछ उपतंत्र की बात करें तो मशीन लर्निंग आपका एआई के अंतर्गत आता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी अगर हम बात करें तो ये एआई के अंतर्गत आता है। वर्चुअल रियलिटी आपका एआई के अंतर्गत आता है और रोबोटिक्स आपका एआई के अंतर्गत आता है। ये भी एआई के बारे में याद रखेंगे। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था कि स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट देके पूछा था ये किसको इंडिकेट करता है। तो स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये अगर हम जाने तो स्केलेबिलिटी मिलकर बना है स्केल प्लस एबिलिटी से। ठीक है, एबिलिटी का मतलब आप जानते हैं क्षमता और स्केल का मतलब होता है मापना। ठीक है, तो मापने की क्षमता कह सकते हैं आपका क्या स्केलेबिलिटी है। देखना, आप कंप्यूटर के संदर्भ में देखें तो बिग डेटा प्रोसेसिंग में डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि हो जाए। ठीक, उपयोगकर्ता की मांग बढ़ जाए तो उसको नियंत्रित करने की क्षमता आपकी क्या होती है, स्केलेबिलिटी होती है। क्लियर है, इस बात को याद रखेंगे। पोर्टेबिलिटी का आप मतलब समझ सकते हैं। पोर्ट का मतलब क्या होता है, हमने ट्रांसपोर्ट सुना होगा, एक्सपोर्ट सुना होगा, इंपोर्ट सुना होगा, है ना। और पोर्ट हमारे बंदरगाह होते हैं। इनका मतलब क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को पहुंचाना, और एबिलिटी मतलब क्षमता। तो किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चीज़ों को पहुंचाने की क्षमता आपकी क्या कहलाती,
पोर्टेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, ये पोर्ट प्लस एबिलिटी से बना हुआ, और पोर्ट का मतलब आप जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह को चीज़ों को पहुंचाना। तो किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या स्थानांतरित करने की क्षमता को हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। भाई अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये आपका बना है कंपैटिबल से, और कंपैटिबल का मतलब होता है किसी के अनुकूल या संगत के साथ। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी का मतलब यही है, सुमेलित विशेषताओं के कारण सामंजस्य पूर्वक एक साथ रहने या काम करने की स्वाभाविक क्षमता आपकी कंपैटिबिलिटी कहलाता है, याद रखेंगे। बाकी अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, सस्टेनेबिलिटी का मतलब आपने सुना होगा एसडीजी गोल, हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है किसी चीज़ की निरंतरता या स्थिरता, सततता या स्थिरता, इसका ये मतलब होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन में प्रो तो हम बोल सकते हैं कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता का बनाए रखना आपका सस्टेनेबिलिटी कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि आज हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इतना ज़्यादा भी ना इस्तेमाल करके आने वाले समय में जो पीढ़ी है वो इस्तेमाल ना कर पाए, हम ही लोग सब खत्म कर दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे काम करना आपका सस्टेनेबिलिटी कहलाता है। और हमारे एसडीजी गोल कितने हैं, जीएस के तौर पे याद रखेंगे, 17 डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे, इस बात को याद रखेंगे। बाकी ये 17 भी याद होने चाहिए कि कौन कौन से कहाँ पर क्या गया पूछा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। ठीक है, प्रथम पीढ़ी की बात करें तो ये पूछा जाता था प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर में किस प्रकार का इस्तेमाल किया गया है, ये सब में मैचिंग में पूछा गया था। तो अगर हम कंप्यूटर की पीढ़ी की बात करें तो प्रथम पीढ़ी ईयर भी याद रखेंगे, पूछे जाता है 1942 से लेकर 1955 का समय जो था वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा पर आधारित था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा का उपयोग किया गया है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, इंपॉर्टेंट था, यही पूछा जाता है। ठीक है, अब ये वैक्यूम ट्यूब की बात करें, ये कांच का एक उपकरण होता है, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को नियंत्रित बढ़ा सकता है आपका वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत बड़े थे, ये बिजली भी बहुत ज़्यादा खाते थे, मतलब खपत करते थे, और बहुत गर्मी भी उत्पन्न करते थे, बहुत अधिक ऊर्जा यहाँ से इनसे निकलती थी। ये स्पेशलिटी याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। फिर इसके अंतर्गत कौन कौन से कंप्यूटर आ जाते हैं, उदाहरण की बात करें तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यूनिवेक आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। यूनिवेक फर्स्ट प्रथम पीढ़ी का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ईडीबैक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। यूनिवैक आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट आपका, ये आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में पूछा जा सकता है। अगर हम द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो द्वितीय पीढ़ी का कार्यकाल याद रखेंगे या समय याद रखेंगे, 1955 से लेकर 1964 का जो समय था वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समय था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, याद रखेंगे। ट्रांजिस्टर आपका एक सेमीकंडक्टर उपकरण होता है, इस बात को याद रखेंगे। ये छोटे होते हैं, ये कम बिजली भी खपत करते थे और ये कम गर्मी भी उत्पन्न करते थे। फिर इसके बाद द्वितीय पीढ़ी में ही आपका मैग्नेटिक कोर मेमोरी का विकास हुआ, इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी का विकास द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, याद रखेंगे। कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर कंप्यूटर भी कहा जाता था, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर कंप्यूटर भी कहा जाता था क्योंकि इनमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ही आपका असेंबली लैंग्वेज प्रारंभ हुई, इंपॉर्टेंट है। तो असेंबली लैंग्वेज दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर में प्रारंभ हुई। फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल भाषा का विकास भी द्वितीय पीढ़ी में हुआ। IBM 1404, 1401, IBM 1620 ये आपके द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, याद रखेंगे।